नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, साइकोलॉजी का अपना मॉडल पेपर आज 34 रहेगा, जिसमें बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में अपन बात करेंगे डिटेल से। और सारे के सारे प्रश्न जो है वो बुद्धि के सिद्धांतों के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं अपने देश में, सब में से लिए गए हैं। साथ ही 35 का जो मॉडल पेपर आएगा साथियों आपका, उसका टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व। 36वां मॉडल पेपर का अपना टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व के सिद्धांत। 37वें मॉडल पेपर का टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व के परीक्षण। और 38वां जो अपना मॉडल पेपर रहेगा उसमें रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता। और इसी के साथ 3 यूनिट के अपने जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से एक बहुत शानदार मैटर आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप इनको करते हो तो निश्चित ही फ़ायदा होगा, क्योंकि सारे प्रश्न आए हुए हैं। और साइकोलॉजी में सबसे बढ़िया तरीका जो वो यही होता है कि आप उनको आए हुए प्रश्नों को, प्रत्येक टॉपिक के प्रश्नों को अगर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है। और कॉन्फिडेंस का ही सारा साथियों खेल है। और थोड़ी सी आवाज़ धीमी इसलिए भी आपको सुनाई दे रही है क्योंकि गले में साथियों काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है लगातार बोलने की वजह से। वीडियोज़ जो ज़ोर से बोल के बनाता हूँ उस वजह से गले में छाले हो गए हैं, बिल्कुल अंदर से लाल हो चुका है। तो डॉक्टर ने भी जो है वो 4-5 दिन के लिए बिल्कुल धीरे बोलने की सलाह दी है। तो थोड़ा सा आप आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है। चलिए बहरहाल शुरू कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? एक वाइगोत्स्की, दूसरा गार्डनर, तीसरा ब्रूनर और चौथा है जीन पियाजे। तो देखिए साथियों, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? गार्डनर का है। और इसमें इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाम एक बार नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि आगे इससे संबंधित प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि निम्न में से किसने एकाधिक बुद्धिमत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जॉन वाटसन ने, AR जेनसन ने, EL थॉर्नडाइक ने, हावर्ड गार्डनर ने। देखिए साथियों, ये जो प्रश्न आया है ये आपके एमपी टेट का प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड का है ना। एमपी टेट वहाँ पे एक प्रकार से आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए वहाँ पे टेट का आयोजन जो वो होने लग गया है साथियों। इसीलिए अपने राजस्थान में भी वो पैटर्न जल्दी चालू हो जाएगा। तो टेट, सारी परीक्षा टेट के अकॉर्डिंग होंगी। और टेट के लिए मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ही शानदार मैटर यहाँ पर मिलता रहा है। और आगे भी जो टेट के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए शानदार मैटर आपको मिलता रहेगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर आप पहली बार आए हैं निश्चित रूप से आपको सफलता यहाँ पर मिलेगी। एमपी टेट का प्रश्न साथियों, एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत जिसको अपन किस नाम से भी जानते हैं? बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत को ही जो है वो कहा जाता है आपका एकाधिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? एक, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। दूसरा, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तीसरा, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। चौथा है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। तो यहाँ पे जो सही कथन है बुद्धि के लिए वो बताना है, और वो है बुद्धि बहुआयामी होती है और जटिल योग्यताओं का एक समूह माना गया है बुद्धि को। सीटेट 2019 का साथियों प्रश्न है, 18 दिसंबर 2019 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था लेवल 1 के लिए। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। चौथा आपका प्रश्न है कि निम्न में से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत नहीं है? एक खंड सिद्धांत, 3 खंड सिद्धांत, 4 खंड सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत। पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया 2018 का प्रश्न। तो साथियों निश्चित ही 4 खंड सिद्धांत जो वो प्रतिपादित नहीं किया गया है। बाकी एक खंड सिद्धांत और द्विखंड सिद्धांत भी है, त्रिखंड सिद्धांत भी है, बहुखंड सिद्धांत जिसको बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहते हैं आपका, वह भी है। लेकिन 4 खंड सिद्धांत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए पांचवा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। पांचवा आपका प्रश्न है कि एकाधिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? यानी कि जिस बुद्धि में अपन एक प्रकार से
जानवरों, खनिजों, पेड़ पौधों को वर्गीकृत कर सकें, पहचान सकें उनको, तो वो बुद्धि क्या कहलाएगी? निश्चित ये सारी चीज़ें किससे संबंधित है साथियों? प्रकृति से संबंधित हैं। तो ऐसी बुद्धि प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाती है ना। और ये प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड एमपी में 2019 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर जो वो रहेगा। छठा आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के को समर्थित करता है? ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही होगा। बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की एक अंतःक्रिया है। ये यहाँ पे आपके जो है वो गार्डनर का जो कथन था उसको बहुबुद्धि सिद्धांत को समर्थित ये करेगा, क्योंकि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के काफ़ी सारे प्रकार बताए, बुद्धि को विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारिक जो वो बताया उन्होंने, है ना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। और ये भी आपका प्रश्न एमपी के फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है साथियों, 7वां प्रश्न कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ठीक है, विशेषता क्या हो सकती है बतानी है। पहला है पैटर्न को खोजने की एक एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। दूसरा, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा ऑप्शन है दृश्य स्थानीय परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। और चौथा है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होगी? तो वो होगी पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। चलिए 8वां आपका प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न था साथियों। 8वां प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रयोगों में से एक प्रकार नहीं है? 1 संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, 2 स्पाइशियल बुद्धिमत्ता, तीसरा है अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता और चौथा है विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? देखिए कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि के प्रकारों में से एक प्रकार नहीं है, वो क्या होगा? विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। साथियों इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, अगर मैं आपको बताना चाहूँ। 8 में आपका एक तो संगीत बुद्धिमत्ता हो जाएगी, ठीक है, और एक स्पाइशियल हो जाएगी, अंतर्व्यक्तिक हो जाएगी। इसके अलावा देखिए 8 जो प्रकार बताना चाहिए तो एक तो भाषागत है, दूसरा तार्किक या गणितीय है, एक आपका देशिक है, एक संगीतात्मक बुद्धि है, एक शारीरिक बुद्धि है, एक अंतर्व्यक्तिक है, एक अंतःव्यक्तिक और एक प्रकृतिवादी बुद्धि है। तो 8 प्रकार बताए थे इन्होंने, विश्लेषणात्मक नहीं बताया। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 8 के प्रश्न में। 9वां आपका प्रश्न कि निम्न में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई? यहाँ पे सुझाई गई होना चाहिए ना, नहीं सुझाई गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 है गणितीय कौशल, 2 है संगीत कौशल, तीसरा है अंतर्व्यक्तिक कौशल और चौथा है व्यवहारिक कौशल। तो यहाँ पे आपका साथियों कौन सा उत्तर सही रहेगा? यहाँ पे रहेगा आपका व्यवहारिक कौशल। व्यवहारिक कौशल जो वो बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आंसर जो वो रहेगा सुझाई गई, है ना। सुझाई को इसको टिक कर ली, यहाँ पे आप कर लीजिएगा सही। बाकी इसका उत्तर रहेगा व्यवहारिक कौशल, ठीक है साथियों। बाकी सारे के सारे बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, गणितीय, संगीत, अंतर्व्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक, लेकिन व्यवहारिक यहाँ पे नहीं बताया गया है। चलिए 10वां आपका प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, क्या सुझाता है अपने को? एक, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धि विकसित हों। दूसरा है बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा है बुद्धि को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए, है ना, के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। चौथा है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, क्या सुझाता है बहुबुद्धि सिद्धांत? वो यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक प्रकार से बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण कर पाएगा बालक।
अलग अलग प्रकार से अगर पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पे अच्छे से समझ आएगा। तो ऑप्शन 3 जो वो सही उत्तर रहेगा। 11वां प्रश्न है कि एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए खालिस्तान बुद्धि की आवश्यकता होती है। संगीत, स्थानिक, पारस्परिक और भाषा संबंधी। तो यहाँ पे आएगा स्थानिक, ठीक है। इसको अपन सेप्टियल भी बोलते हैं ना, सेप्टियल, सेप्टियल, इसको सेप्टियल भी बोला जाता है, सेप्टियल इंटेलिजेंस यानी स्थानिक बुद्धि। और ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। मूर्तिकार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए या अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक संगीतमय बुद्धि, दो गतिपरक बुद्धि सॉरी, गले में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड जो वो नहीं हो पा रहा हूँ। तीसरा है विशेष बुद्धि और चौथा है तार्किक बुद्धि। तो इसका जो सही आंसर साथियों रहेगा वो रहेगा आपका तार्किक बुद्धि। एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तार्किक बुद्धि अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। एमपी टेट का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करने या कम से कम संस्कृति या समुदाय में मूल्यांकन उत्पादों को बनाने के लिए कुछ तरीकों से जानकारी को संसाधित करने के लिए जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है। ये किसका कथन है? तो साथियों ये जो कथन रहेगा ये गार्डनर का कथन है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, एमपी टेट का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका, नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? नृत्य प्रदर्शन के दौरान तो निश्चित रूप से शारीरिक गति संवेदी बुद्धि ये रहेगी। ऑप्शन 4 इसका उत्तर रहेगा। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? 1 प्रकृतिवादी बुद्धि, 2 स्थानिक बुद्धि, 3 अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और 4 है भावात्मक बुद्धि। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किस बुद्धि का उपयोग किया जाएगा? तो वो आ जाएगी स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही जो वो उत्तर रहेगा, ठीक है। बाकी अगला आपका प्रश्न साथियों, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, प्रकृतिवादी या व्यवहारिक। तो न विश्लेषणात्मक, न रचनात्मक, न व्यवहारिक है, वहाँ पे सुझाई गई है उनके द्वारा प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल भी जिसको बोल देते हैं अपन, एक ही बात है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। ये आपके प्रश्न पूछा गया था रीट लेवल 1 2018 में। देखिए साथियों, एमपी टेट के प्रश्न जो पहले आए हुए थे वो प्रश्न यहाँ पर भी आए हैं, है ना। एक दूसरे ऑप्शंस में से ऑप्शन डाल देते हैं। बाकी अगर अपने को सारी चीज़ें पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लोग बोलते हैं कि सर अप्लाइड ही अप्लाइड कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी में आए हुए प्रश्नों को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको साथियों सफलता हाथ लगेगी, इसमें कोई दो राय बात नहीं है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आप सही कीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, सीटेट का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न भी आते हैं इसलिए लिया गया है। और ये का ये सेम टू सेम प्रश्न हिमाचल प्रदेश स्टेट में भी साथियों आया हुआ है। 2018 में सीटेट में आया था, सीटेट में ये प्रश्न 2018 में, और एज इट इज़ ये का ये प्रश्न एचपी टेट में हिमाचल प्रदेश स्टेट में 2020 में है। ये प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम प्रश्न भी आते हैं। अगला आपका प्रश्न 18वां कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? 1 शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल करने की योग्यता। तो ये तो गणितीय बुद्धि में एक प्रकार से तार्किक बुद्धि में आ जाएगा। स्वर राग सुर के प्रति तो ये संगीत वाले में आ जाएगा। ध्यान देने व दूसरों में अंतर कर सकने की योग्यता, ध्यान करने तो अंत व्यक्ति का आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर भाषिक बुद्धि की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विभिन्न प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 19वां प्रश्न कि जॉन एक छात्र है जो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार वह निम्न में से किस बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है? वो क्या कर रहा है बालक जो है, वो जॉन जो वो एक बच्चा है जो कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है।
तो यहाँ पे साथियों सीधा सा उत्तर होगा, बिना बताए आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पे आएगा आपका भावनाओं, एहसास और, हाँ तो ये आएगा अंतराव्यक्तिक। ठीक है, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अंतर्व्यक्तिक यानी दूसरे के मन की बात जानना, और अंतराव्यक्तिक जो होगा वो स्वयं के बारे में जानना होगा। तो ऑप्शन 2 सही उत्तर रहेगा। एमपी टेट का प्रश्न है साथियों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां आपका प्रश्न है कि ट्रैफिक में नेविगेट करने की कोशिश करते समय किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो ये तो प्रश्न एक बार फिर से रिपीट हो गया है इसी अपने मॉडल पेपर में। स्थानिक बुद्धि इसका आंसर है, और ये प्रश्न आपके एमपी टेट 2019 में भी आया है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए अपने को भाई, कि मतलब रिपीट होते हैं प्रश्न तो निश्चित रूप से आप लोगों के सामने है ना, आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि किस प्रकार से प्रश्न आसानी से रिपीट होते हैं। अगर हम फिर भी उन प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं तो देखिए समस्या फिर अपने में है ना। इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि आप जो वो प्रश्नों को, जो आए हुए प्रश्नों को कम से कम उनको करें, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके साथियों। 21वां प्रश्न कि गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है। ठीक है, ऑप्शन 1 है किसी भी प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता। दूसरा है जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। तीसरा है प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता। और चौथा है अपनी स्वयं की शक्तियाँ, कमजोरियाँ, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता। वही क्या है, आपकी आध्यात्मिक बुद्धि है भाई। प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता जो है, और प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने, ये तो प्राकृतिक बुद्धि से अपने स्वयं की कमजोरियाँ, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का अंतर्व्यक्तिक हो गया, अंतराव्यक्तिक हो गया। लेकिन जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की जो क्षमता है वो आध्यात्मिकता का ही एक भाग होगा। तो आध्यात्मिक बौद्धिकता यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका उत्तर रहेगा साथियों। ठीक है, चलिए 22वां आपका प्रश्न कि सेल्फ स्मार्ट या स्वयं चतुर में होने वाली बुद्धि है। स्वयं चतुर में कौन सी बुद्धि होगी सेल्फ स्मार्ट में? एक ऑप्शन है अंतर्व्यक्तिक, दूसरा दृश्य स्थानिक, तीसरा अंतराव्यक्तिक, और चौथा आपका शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो सेल्फ स्मार्ट स्वयं चतुर, तो ऑप्शन नंबर 3 सीधा सा उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश स्टेट का प्रश्न था, 2018 में आया था। और 23वां आपका प्रश्न है कि जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास खालिस्तान प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है। गति संवेदी, स्पर्शनीय, श्रवण और दृश्य। तो यहाँ पे गति संवेदी ही सही आंसर रहेगा इसका। और काइनेस्थेटिक, इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं काइनेस्थेटिक। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काइनेस्थेटिक शब्द भी जो वो दिया हुआ आ सकता है। तो यही इसका आंसर फिर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। भाई बच्चा दूसरों को परेशान कर रहा है एक प्रकार से, उसमें गतिक जो वो गति संवेदी बुद्धि उसमें होगी, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा 1 नंबर। ठीक है, और एमपी टेट का प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न कि स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में स्थानिक बुद्धि को किस रूप में समझाया गया है? अज्ञात कारक के रूप में, सामान्य कारक के रूप में, विशिष्ट कारक या बहुकारक के रूप में? तो इसमें विशिष्ट कारक के रूप में इसको समझाया गया है। स्पीयरमैन ने, आप सब लोग जानते हो कि 2 प्रकार के तत्व बताए थे, एक तो सामान्य तत्व जिसको जी कारक कहा गया, और एक विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर है जिसको एस कारक कहा गया। ठीक है, इन 2 कारकों को इन्होंने बताया था, जिसमें अपने को पूछा कि स्थानिक बुद्धि किस में आएगी, तो वो आएगी आपकी विशिष्ट कारक में। ट्रैफिक में पुलिस वाला जो है वो विशिष्ट बुद्धिमत्ता के कारण एक उसको परीक्षण दिया जाता है, उसी के आधार पर वह सारी चीज़ें नियंत्रित करता है। तो निश्चित रूप से जो सीखी गई क्षमताएं वो विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत ही आपकी आएंगी। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? 1 स्पीयरमैन का सिद्धांत, 2 केटल एवं हॉर्न का सिद्धांत, 3 स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, और 4 जैनसन का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? स्पीयरमैन का जो सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, वह आपका प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, और यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी नहीं है स्पीयरमैन का सिद्धांत। इन्होंने केवल 2 कारक बताए हैं, तो जी कारक और एक एस कारक। ठीक है, चलिए 26वां आपका प्रश्न कि स्पीयरमैन के अनुसार
तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि? तो स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाएगी? ये क्या जनरल फैक्टर है या क्या है आपका, इसका आंसर बताइए। तो इसका साथियों आंसर रहेगा आपका जी कारक। स्पीयरमैन ने इसको जी कारक के अंतर्गत रखा, यानी कि जी कारक क्या है कि एक जन्मजात प्रतिभा कारक के रूप में जी कारक को माना जाता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मानसिक क्षमता भी जो वो भिन्न भिन्न होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक मानसिक कार्य करने की क्षमता भी निश्चित होगी एक प्रकार से। अतः जी कारक के कारण ही तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता का निर्धारण होता है। तो अगर बात करें अपन तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता किससे संबंधित है, तो वो जी फैक्टर से संबंधित है। भाई प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है, जी फैक्टर उसको अपन मानते हैं जन्मजात होती है वो, तो है ना। तो उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि व्यक्ति किस प्रकार से तर्क कर पाता है, किस प्रकार से समस्या का समाधान कर पाता है। तो जी कारक यहाँ पे आपका आंसर रहेगा 26 नंबर प्रश्न में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर रहेगा। 27वां प्रश्न की आपका 27वां प्रश्न की बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के उपखंडों की संख्या 90, 110, 135 और 120। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को दिया किसने सबसे पहले, ये बताइए आप लोग। तो दिया है साथियों गिलफोर्ड ने यह सिद्धांत दिया है। और इस सिद्धांत में इन्होंने अगर बात करें तो उपखंडों की संख्या 120 थी, बताई थी इन्होंने, और वर्तमान में इसको 180 कर दिया गया है। हालांकि पहले 120 ही बताई गई थी। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि संक्रिया किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन 2 है समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन 3 है गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऑप्शन 4 है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज थ्योरी। ठीक है, तो कौन से सिद्धांत का रहेगा? तो साथियों निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर 3 गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित रहेगा। गिलफोर्ड जो है का विचार था कि बुद्धि के सभी तत्वों को अपन 3 विमाओं में बांट सकते हैं ना, सुसंगठित किया जा सकता है इनको 3 विमाओं में। एक विमा तो इन्होंने बताई थी संक्रिया को, यही अपने को प्रश्न में पूछा गया है। दूसरी विमा क्या बताई इन्होंने? दूसरी विमा इन्होंने विषय वस्तु को कहा। दूसरी विमा साथियों का विषय वस्तु को। और तीसरी विमा किसको कहा? तीसरी विमा कहा उत्पादन को। तो ध्यान रखिएगा 3 विमा इन्होंने बताई हैं। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। 29वां आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत की विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रतीकात्मक, व्यवहारिक, प्रणाली और शाब्दिक। तो यहाँ पे साथियों आपका आंसर क्या रहेगा? प्रणाली जो है वो विषय वस्तु आयाम का घटक जो वो नहीं होगा, बल्कि संक्रिया का घटक होगा। ठीक है साथियों, किसका घटक होगा? संक्रिया का घटक होगा प्रणाली। बाकी प्रतीकात्मक, व्यवहारिक, शाब्दिक ये सारी विषय वस्तु आयाम के आपके घटक रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। और साथियों इन घटकों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है, ज़रूर से ज़रूर पढ़ें ध्यान से, आपको काफ़ी सारा फायदा उससे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? शाब्दिक योग्यता, शब्द प्रवाह, 3 तार्किक योग्यता और 4 प्रतीकात्मक योग्यता। तो साथियों इसका आंसर क्या कीजिएगा? इसका आंसर रहेगा प्रतीकात्मक योग्यता। ठीक है, सिंबॉलिक एबिलिटी जो है वो थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत से संबंधित आपका नहीं रहेगा। और समूह तत्व सिद्धांत में जो है मानसिक जो योग्यताएं बताई गई हैं वो टोटल 13 बताई गई हैं। बहुत डिटेल से आपको बताया गया है, ज़रूर से ज़रूर उनको देखें। वीडियोज़ में सब कुछ पढ़ाया गया है, नोट्स आप लोग ले सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए साथियों 31वां आपका प्रश्न कि स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है? 1 अनुप्रयोग, 2 प्रतिचित्रण, 3 संकेतन और 4 प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर रहेगा रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 जो वो इसका सही उत्तर रहेगा। वही स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है? तो प्रतिक्रिया में रहेगा ऑप्शन नंबर 4 में। और अगला आपका प्रश्न है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादन होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी स्टेनबर्ग का साथियों रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर रहेगा।
अगला आपका प्रश्न है कि स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल होती है? तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता, स्थूल बुद्धिमत्ता, सामान्य बुद्धिमत्ता या व्यवहारिक बुद्धिमत्ता? तो निश्चित ही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता रहेगी। रहन सहन में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल है? तो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर साथियों रहेगा। एमपी टेट का शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत किसने दिया? तो सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है, याद रखिएगा। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है, त्रिपक्षीय सिद्धांत आपका किसका है? स्टर्नबर्ग का है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे रहेगा सफल बुद्धि का। ठीक है, सफल बुद्धि का त्रिपक्षीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग का दिया गया है। हिमाचल आपके हरियाणा टेट का ये प्रश्न है, लेवल 2 एसएसटी एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। अगला आपका प्रश्न है कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोम ब्रूनर को, जीन पियाजे को, गिलफोर्ड को, स्टर्नबर्ग को? तो साथियों सूचना प्रक्रमण जो सिद्धांत है उसके लिए माना गया आपको एक प्रकार से सही इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपके सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, है ना। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इसका उत्तर जो वो रहेगा। रीट लेवल 2 का ये प्रश्न है और 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि केटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता, शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न कहलाती है? 1 अस्थिर बुद्धि, 2 बुद्धिमत्ता पूर्ण बुद्धि, तीसरा है मात्रात्मक बुद्धि और चौथा प्रसंस्करण गति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका रहेगा अस्थिर बुद्धि। भाई केटल के अनुसार सीखने और समस्या सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता, शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न कहलाती है। जो स्वतंत्रता होगी वो अस्थिर बुद्धि, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर रहेगा। 37वां प्रश्न है कि तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा? तो केटल ने इसका प्रस्ताव रखा था, ऑप्शन 1 सही रहेगा। 38वां प्रश्न कि केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर 2018 का प्रश्न है। 1 व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, 2 व्यक्तिगत सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, तीसरा अशाब्दिक परीक्षण और चौथा शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। तो यहाँ पे रहेगा ये साथियों आपका अशाब्दिक परीक्षण, है ना। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का किस प्रकार का परीक्षण है? ये एक अशाब्दिक प्रकार का परीक्षण होगा। तो साथियों ये थे आपके बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित 38 प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे, और इसमें से आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। निश्चित रूप से आज थोड़ा सा वीडियो में आवाज़ जो वो धीमी आई होगी, क्योंकि गला जो वास्तव में ख़राब हो गया साथियों। अब ये जैसे ठीक होगा आवाज़ को दोबारा बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका काम न रुके इसलिए वीडियोस बनाना मैंने लगातार जारी रखा है, इनको बंद नहीं करूँगा। आप लगातार आपके पास वीडियोस मिलते रहें आपको, यही मेरी कामना है और यही मेरा प्रयास रहता है। अगर बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं तो एक दिन का रेस्ट भी अपन ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी पूरी मेरी कि बिल्कुल एक भी दिन का रेस्ट न ले करके आपको सारा मैटर प्रोवाइड लगातार करवाया जाए। चलिए साथियों, कल से अपना व्यक्तित्व का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट। बहुत जल्द यूनिट नंबर 3 भी संपन्न हो जाएगी, उसके बाद चौथी और 5वीं भी जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बहुत ही शानदार लेवल के आपके प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर साइकोलॉजी के, जो कि पूरे सिलेबस में से रहेंगे। नए टॉपिक्स के प्रश्न भी उसमें रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो साथियों मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।